मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, लेकिन असली में महात्मा गांधी उनकी मजबूरी है। उनको पसंद भी नहीं आता और उसके बगैर रह भी नहीं पाते। बेचारा प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाता है तो विदेशी लोगों में अपनी साख जमाने के लिए उसको गांधी की प्रतिमा ढूंढनी पड़ती है कि जिसको फूलहार चढ़ा के एक तस्वीर खिंचवाए। कैबिनेट है, मिनिस्टर्स है, लेकिन किसी का कोई मायना नहीं है। इलेक्शन आते हैं तो ऐसे लगता है कि पूरी पार्टी को लेकर एक ही आदमी चल रहा है। लोगों को इतनी नफरत बापू के विचारधारा से या विचारों से क्यों है? गांधी उनकी मजबूरी बन गए, जबकि उनकी फितरत नथुराम की है। एक मुहावरा था ना, धोबी का कुत्ता कुछ घर का भी नहीं घाट का भी नहीं। ये बेचारे ना नथुराम के हो सकते हैं, ना सावरकर के हो सकते हैं, ना गांधी के हो सकते हैं। तो ये हमने समझना बहुत ज़रूरी है कि इनकी जो उत्पत्ति है वो ही घृणा में से हुई है। उनके मंसूबे को नाकामयाब करने वाला अगर एक आइकॉनिक फिगर था तो वो था मोहनदास करमचंद गांधी। नथुराम गोडसे एक हत्यारा था, उसको हत्या करवाने की प्रेरणा जो थी वो आज हमें सत्ता में दिख रही है। सत्ता के सारे साधन उनके हाथों में है, लेकिन गांधी के नाम से डर लगता है। ये शस्त्रों की लड़ाई नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है। और विचारों की लड़ाई में 56 इंच की छाती नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए होता है। और जनरली 56 इंच की छाती वालों में दिमाग कम। 2024 में अगर मोदी को हरा दिया तो सब बदल जाएगा, वो नहीं बदलने वाला है। उसको बदलने के लिए बहुत वक्त का संघर्ष करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज 2 अक्टूबर है और आप सभी को गांधी जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम उस महात्मा के बारे में बात करेंगे जिनके वजह से इस देश को आज़ादी मिली, और शायद 2023 में हम सभी को उनके विचारों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन दर्शकों, ये वही समय है जब एक बड़े पैमाने पर एक तबका देश में ऐसा भी मौजूद है जो शायद महात्मा गांधी के विचारों को या तो समझना नहीं चाहता है या फिर अपने विचारों को महात्मा गांधी के विचार बताकर आप सभी पर थोपना चाहते हैं। कौन है ये लोग, क्या कुछ हो रहा है और आगे क्या कुछ किया जा सकता है, बापू के बारे में बातचीत, आज ये सब सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तुषार गांधी जी मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका एक तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर हमें समय देने के लिए। अगर इनके बारे में मैं आपको कहूँ, ये ऑथर हैं, ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट तो हैं ही, और साथ ही साथ महात्मा गांधी के पर पोते यानी ग्रेट ग्रैंडसन हैं। और इनसे हम समझेंगे या आज इस चर्चा करेंगे कि उनके लिए महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर या फिर महात्मा गांधी के विचारों का क्या मतलब है, देश की मौजूदा राजनीति और जो कुछ देश में हो रहा है उसके बारे में वो क्या सोचते हैं और आगे क्या कुछ किया जाना चाहिए। सर, आपको भी गांधी जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। शुक्रिया। और आपके दर्शकों को भी गांधी जयंती की शुभकामनाएं। सर, इसी से शुरुआत करते हैं। तुषार गांधी के लिए महात्मा गांधी कौन है, वो उन्हें किस तरह से देखते हैं, और 2023 में महात्मा गांधी का आपके लिए क्या रेलेवेंस है, या हम सभी के लिए अभी इसका रेलेवेंस कितना है? तुषार गांधी के लिए महात्मा गांधी कोई मायने नहीं रखता। मुझे लगता है कि ये जो महात्मा की उपाधि उनको दी गई है उसके कारण ही ये आसान हो गया है कि उनको माने नहीं। हम अपने आप को कह दें कि महात्मा थे, पूज्य थे, दिव्य थे, इसलिए वो सब कर सकते हैं। हम वैसे नहीं, हम तुच्छ पामर जीव है, इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है वैसा होने की कोशिश भी करना। इसलिए मेरे लिए वो ज़्यादा मैं मोहनदास गांधी को मानता हूँ कि जो एक सामान्य नागरिक थे, सामान्य इंसान थे, और जिन्होंने अपने प्रयत्नों से असामान्य कार्य करके दिखाया। तो मेरे लिए बापू और मोहनदास गांधी ज़्यादा मायने रखते हैं। महात्मा गांधी को मैं भी नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही वो महात्मा आ जाता है तो फिर ये बहाना मिल जाता है कि भाई वैसा हो नहीं सकते हम तो तुच्छ पामर जीव है। और बापू के साथ सबसे बड़ा अन्याय वो है कि हम उनसे प्रेरित होकर उनका अनुकरण ना करने जाए। इसलिए मैं मोहनदास का भक्त ज़्यादा हूँ। मेरे परदादा है, वो मेरे पूर्वज हैं, वो एक अनिवार्य चीज़ है। वो जो एक
एहसास है वो मेरा निजी एहसास है, लेकिन जो एक सार्वजनिक उनकी पहचान है, मुझे लगता है आज अगर ज़रूरत है तो उसकी बहुत ज़रूरत है। सर 2023 की अगर बात करते हैं, देश में कई सारी चीज़ें हो रही हैं, आप कई चीज़ों को लेकर आप खुद कोट गए हुए हैं। हम देखते हैं कि जिस तरह के हालात हैं देश में, जिस तरह से लोग एक दूसरे से बटे हुए हैं, महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी या बापू हम कहें, उन्होंने पूरा जीवन जिसके खिलाफ लड़ा, क्या ये देश उसी तरफ चल रहा है, या जिसका वो विरोध करते आए हैं क्या उसी तरफ ये देश चल रहा है? और जो देश चला रहे हैं, जब विदेश से लोग आते हैं तब उनको तो महात्मा गांधी की तरफ ले जाया जाता है, लेकिन वो जाने के बाद ही फिर से गोलवलकर और बाकी लोगों के पास पहुंच जाते हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं, 2023 और महात्मा गांधी? 2023 में अगर कोई फ़र्क पड़ा है, लेकिन मैं ये सबसे पहले आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये फ़र्क 2023 में नहीं हुआ, ये फ़र्क 2019 में नहीं हुआ, ये फ़र्क 2014 में नहीं हुआ। ये इस देश को इस तरफ इस दिशा में मोड़ने की मुहिम 1980 का दशक जो था, तब से इसकी शुरुआत हुई, जब धर्म की राजनीति का इस्तेमाल करके सत्ता हासिल करने के प्रयोग शुरुआत हुई। राम जन्मभूमि मंदिर वहीं बनाएंगे मूवमेंट, वो राम रथ यात्रा, ये सारी चीज़ें जो थी, जो ये सारी मुहिमें जो थी, वो उस उद्देश्य से थी कि जो 2023 में उन्होंने लक्ष्य प्राप्त किया है उसको प्राप्त किया जाए। तो हमने तब से ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उनकी जो मुहिम है, जो संघ के विचारों का भारत, उनके आदर्शों का भारत बनाने की जो प्रवृत्ति है, वो बहुत पहले से उन्होंने शुरू की है, और हमारी बेदरकारी के कारण वो इतने सफल और यशस्वी हुए, क्योंकि हम बहुत देर तक हम अपने आप को ये कन्विंस करते रहे कि ये एक पागलों की एक फ्रिंज एलिमेंट है, एक सीमित विचारधारा है, ये बहुत टिकेगी नहीं, ये चली जाएगी। पर वो इतने कामयाब हो गए कि अब हम वो हाशिए के बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हो गए हैं 2023 में। तो ये सब हमने समझना बहुत ज़रूरी है कि हम क्यों, ना सिर्फ गांधी पर हमारे जो रचनाकार थे, हमारे राष्ट्र की परिकल्पना लेकर जो लोगों ने इस राष्ट्र को बनाया, उनके आदर्श, उनके सपनों का भारत आज क्यों नहीं रहा है, ये हमने जानना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान कोई राजाशाही नहीं थी कि एक राजा की इच्छा के मुताबिक इसे बनाया जाए। अब उसको वैसा बनाया जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमने हमेशा कलेक्टिव लीडरशिप, एक सामूहिक नेतृत्व का मॉडल हमारे देश के आज़ादी से लेकर जो पहले 4 दशक थे इस देश के, उसमें उस तरह से राज्य किया, राष्ट्र का निर्माण किया। 80 के बाद पर्सनालिटी पॉलिटिक्स का हम जो क्रमशः ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखते गए, जिसमें कलेक्टिव स्पिरिट कम होती हुई नज़र आई, और 2014 के बाद तो वो लुप्त हो गई एकदम से। और आज हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या हम लोकशाही है या अब राजाशाही हो गई है, क्योंकि ऐसे लगता है कि सरकार सिर्फ एक व्यक्ति की है, एक व्यक्ति के कारण है, और मुल्क सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बना हो। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। जब हमारे पास बहुत ही शक्तिशाली और दिग्गज नेतृत्व था, प्रधानमंत्री थे, तब भी एक कलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का एहसास हमें होता था। ये पहली दफ़ा है कि कैबिनेट है, मिनिस्टर्स हैं, लेकिन किसी का कोई मायना नहीं है। हर चीज़ में सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय से ही जैसे देश पूरा चलाया जाता हो, ऐसा हमें बताया जाता है, दिखाया जाता है कि वो एक है इसलिए देश चल रहा है, वरना ये कैबिनेट कोई मायने नहीं रखता। तो ये जो सारे बदलाव हमारे मुल्क में आए हैं, वो उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि 2014 से 23 तक उनका
ज़्यादा से ज़्यादा हमें अनुभव या हमने दर्शन मिल रहा है हमारे जाहिर जीवन में, हमारे पब्लिक जीवन। इलेक्शन आते हैं तो ऐसे लगता है कि पूरी पार्टी को लेकर एक ही आदमी चल रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो एक व्यक्ति का महिमा मंडन, उसका सशक्तिकरण और पार्टी सिस्टम को पूरा खारिज कर देने की जो वृत्ति है, वो एक नई फितरत हमारे मुल्क के पब्लिक लाइफ में देखने को मिल रही है आज। तो आपने जो कहा कि इसकी शुरुआत 1980 से पहले से हुई है, ये तो इतिहास में भी हमने देखा है सर कि एक तबका पहले से था जो महात्मा गांधी के खिलाफ था। वो चाहे आज़ादी के पहले वो अंग्रेज़ों के साथ महात्मा गांधी के खिलाफ थे, महात्मा गांधी के मरने के बाद भी वो महात्मा गांधी के खिलाफ थे, अभी भी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी के ज़रिए वो महात्मा गांधी के खिलाफ हैं। अब आप जो ये एक शख्स की बात कर रहे हैं, वो भी उसी गुजरात से आते हैं जहाँ से महात्मा गांधी आते थे। बिल्कुल। क्या आपकी बातचीत हुई या आपको क्यों लगता है सर कि इतनी नफरत एक शख्स से ये क्यों कर रहे हैं, ये लोगों को इतनी नफरत बापू के विचारधारा से या विचारों से क्यों है? और वो विचार देश को एक रखने की है, वो विचार हिंदू मुस्लिम को एक करने की है, लेकिन फिर इसकी इतनी नफरत ये लोग क्यों करते हैं? देखिए, इसमें हमने ये समझना बहुत ज़रूरी है, हमें प्री पार्टीशन टाइम पे जाना पड़ेगा। आज जो ये संघी विचारधारा है जो हम पर हावी होती हुई दिखाई दे, उसके जो मूल है वो टू नेशन थियरी में से आए हुए हैं। जो टू नेशन, हमारा एक राष्ट्र नहीं, इसमें दो राष्ट्र है, हिंदू मुसलमान कभी एक नहीं हो सकता, ये सारी जो बातें थी उनके जो सारे प्रेरणा स्रोत हैं, उन्होंने आज़ादी के पूर्व से ये बातें करना शुरू कर दिया था। जब पार्टीशन हुआ तो उनको बहुत खुशी हुई थी, वो चाहते थे कि पार्टीशन हो। नाराज़गी ये हुई कि पार्टीशन होने के बावजूद भारत में, इंडिया में मुसलमान बस गया, रह गया। अगर सारे मुसलमानों को हमने पाकिस्तान भेज दिया होता तो वो बहुत पार्टीशन से खुश हुए होते। तो ये हमने समझना बहुत ज़रूरी है कि इनकी जो उत्पत्ति है वो ही घृणा में से हुई है। तो घृणा जिसकी फितरत हो, जिसका, जैसे तिलक महाराज ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध हक है, तो संघ परिवार यही कह सकता है कि घृणा मेरा जन्म सिद्ध हक है, क्योंकि मेरा जन्म ही घृणा में से हुआ है। मेरे लिए और कोई चीज़ मायने ही नहीं रखती है। जहरीला हूँ, जहरीला रहूँगा। ऋषि कपूर की एक फिल्म आई थी, जहरीला इंसान। आज वो बहुत ही अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन है संघ परिवार का कि वो जहरीले इंसान है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करें कि वो प्यार, मोहब्बत और एकता की बात करेंगे, तो वो ऐसा है कि आप कहेंगे कि सिंह घास खा के जिएगा, जो बाघ है, शेर है, वो घास खा के जिएगा, ऐसा कहना है, वो नहीं जी सकते ऐसा। तो ये हमने समझना ज़रूरी है। और उनके मंसूबे को नाकामयाब करने वाला अगर एक आइकॉनिक फिगर था तो वो था मोहनदास करमचंद गांधी। पार्टीशन के टाइम पे भी अगर मुसलमानों को ये एहसास दिलाया किसी ने कि ये तुम्हारा देश है, तुम्हारी भूमि है, यहाँ से तुम्हें कोई हटा नहीं सकता, तो वो मोहनदास करमचंद गांधी था। उसकी बात सुनकर मुसलमान यहाँ रुक गए। तो ये स्वाभाविक है कि जिनको मुसलमानों से इतनी घृणा है वो मोहनदास करमचंद गांधी से घृणा करे। अब उन्होंने उसको मरवा दिया। गांधी को भले नथुराम गोडसे ने गोली चलाई, हत्यारा कभी वो विचार नहीं होता। हत्यारे के पीछे एक विचार होता है जो उसको प्रेरित करता है और उसके पास ये काम करवाता है। नथुराम गोडसे एक हत्यारा था, उसको हत्या करवाने की प्रेरणा जो थी वो आज हमें सत्ता में दिख रही है। तो जब उन्होंने बापू की हत्या करवाई तो उनको ये पता चला कि इंसान से ज़्यादा उसका विचार प्रभावशाली हो गया। तो उस वक्त से लेके आज तक उन्होंने ये प्रयत्न किया है कि उस विचार को हम तोड़े मरोड़े। शुरुआत के 3-4 दशक जो थे भारत के, उसमें उनके लिए वो असंभव था करना, क्योंकि गांधी के साथ जीवित, गांधी के साथ काम करने वाली पीढ़ी अभी भी हयात थी हमारे बीच में।
पर आखिरी पिछले 2 दशकों में वो पूरी जनरेशन अब रही नहीं है। एकल दोकल लोग रहे होंगे, तो बाकी वो पूरी पीढ़ी खत्म हो गई है। अब उनके लिए झूठ का प्रचार करना आसान हो गया, क्योंकि उनके झूठ को पकड़ने वाली ऐसी ताकतें जिनके ऊपर लोगों को विश्वास था, क्योंकि लोगों को मालूम था कि ये लोगों ने तो पूरी ज़िंदगी स्वतंत्रता संग्राम में दी, गांधी के साथ काम करके दी, और गांधी के बाद भी वो लोग अपनी गांधी के प्रभाव के नीचे ही पूरी ज़िंदगी जिए हैं। वैसे लोग अब समाज में दिखते नहीं हैं। तो इनके लिए बहुत आसान हो गया कि भाई अब अपना मन घड़ंत एक इतिहास बनाओ, झूठ का प्रचार करो, और उसमें उनको ये बून मिल गया, ये वरदान मिल गया जो सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी ने दिया है उनको, कि अब तक अगर आप ये 2 दशक छोड़ के पहले की बात करें तो प्रचार करने के लिए उनके पास उनकी शाखाएं ही थी सिर्फ। अब तो उनकी शाखाएं हमारे फ़ोनों में आ गई है ना। हम जो हाथ में लेके घूमते हैं डिवाइस, उसके अंदर उनकी शाखा चलती है। व्हाट्सएप जो है, हम उसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भले कहे, लेकिन व्हाट्सएप तो संघ की शाखा है। हर रोज़ सुबह संघ हमारे घर में आ जाता है, उनका प्रचार हमारे कानों तक, हमारे दिमाग तक पहुंचाया जाता है। अब ऐसा माध्यम अगर उनको मिले तो बहुत जाहिर है कि ऐसा लगने लगे कि भाई वो तो पूरे देश में, पूरे सब लोगों में फैल गए हैं, और वो हुआ है। और उसमें मेरे जैसे लोगों का भी दोष है कि हम हमेशा ये सोचते रहे कि गांधी तो, मुझे याद है हम गांधी जनों में ये एक प्रचलित बात होती थी, जब भी कोई गाली गलौज करता या अपमान करता बापू का, और मेरे जैसों को, मुझे बहुत गुस्सा आता था तो मैं मेरा गुस्सा प्रदर्शित करता था, तो सब मुझे ये सांत्वना देते थे कि अरे क्यों तुम गुस्सा होते हो, सूरज की तरफ थूकने वाले का थूक पूरा उसी के मुंह पे गिरता है। मैंने कहा यार तुम लोग ये कह के कितनी अपने आप को तसल्ली देते रहोगे, ये थूक पूरा सूरज को धुंधला कर रहा है। आज कोहरा जब आता है तो सूरज भी ढक जाता है ना, बादल आता है तो सूरज भी ढक जाता है। तो ये जो फितरत थी कि नहीं गांधी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसमें ये हो गया है कि 2 ऐसी पीढ़ियां हमारे देश में आज जीवंत है जिन्होंने झूठ को ही सच मान लिया है। अब उसमें से उनको वापस सच समझाना वो बहुत मुश्किल काम है, पर करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है हमारे पास। ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने। और इसी को अगर मैं आगे लेकर जाना चाहूँ, एक चीज़ जो आजकल मैं देखता हूँ जो राइट विंग भी यूज़ करते हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने भी यूज़ किया, उन्होंने तो कहा कि महात्मा गांधी खुद सनातनी थे, महात्मा गांधी खुद कहते थे कि वो हिंदू हैं, लेकिन वो महात्मा गांधी के हिंदुत्व या उनका जब हिंदू वो कहते हैं और ये जो हिंदू कहते हैं, अगर आप इसके बीच के डिफरेंस को जनता को समझा सकें कि कितना फ़र्क है महात्मा गांधी के हिंदू बनने में और इस पार्टी के हिंदू बनने में। देखिए, महात्मा गांधी बापू का जो हिंदू था वो धर्म था, वो एक जीने की शैली थी, जीवन बिताने की शैली थी। वो असली में वसुदैव कुटुंबकम मानने वाला धर्म था। उसमें न जाति के भेद थे, न लिंग के भेद थे, न धर्म के भेद थे, वो सबको स्वीकृत करने वाला हिंदू। संघ जो हिंदू धर्म की बात करता है या सनातन धर्म की अब बात करने लगा है, वो पॉलिटिकल है, हिंदुत्व है, उसमें पॉलिटिकल फायदे के लिए धर्म का उपयोग है। बापू की जीवन शैली का धर्म था वो, जीवन जीने का, यानी जीवन तो अपना निजी होता है ना, मैं कैसे जीऊँ वो मेरे घर में मैं बैठ के तय करता हूँ और मेरे घर में वैसे जीता हूँ। मैं जब मैं बाहर जाता हूँ तो समाज के नियमों के मुताबिक मैं जीता हूँ, मेरा बिहेवियर वैसा होता है। पर जब उसे पॉलिटिकल कर दिया जाता है तो आपके पॉलिटिकल एजेंडा का बन जाता है, वो धर्म नहीं है, फ़र्क है। आज कमनसीबी ये है कि हमारे अंदर जो अज्ञानीपना आ गया है उसमें ये फ़र्क हम समझ नहीं सकते कि जब हिंदुत्व की बात हो तो वो एक पॉलिटिकल एजेंडा है, इलेक्शन जीतने का माध्यम है, सत्ता हासिल करने का माध्यम है, वो एक बिलीफ नहीं है, एक आइडियोलॉजी नहीं है, एक जीवन शैली नहीं है, वो सिर्फ एक स्वार्थी
सत्ता प्राप्त करने का साधन बन गया। ये हिंदुत्व और गांधी के हिंदू, देखो बापू हमेशा कहते थे कि मैं सनातनी हिंदू हूँ, लेकिन आज जो लोग अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं वैसे नहीं थे वो। नथुराम गोडसे भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहता था, और वो कहता था कि मैंने सनातनी हिंदू होने के नाते गांधी का मराठी में जो कहते हैं कि वध किया। जब सनातनी हिंदू वध की भाषा करता है तो इसका अर्थ ये निकलता है कि किसी राक्षस या किसी दैत्य को मारना। अब ये बहुत स्वाभाविक है कि नथुराम जिस मेंटालिटी में से आ रहा था, उनके लिए बापू राक्षसी स्वरूप धारण करे वो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी पूरी आइडियोलॉजी को ख़त्म करने वाला वो एक आदमी था। पर क्या वो सनातनी धर्म यही है जो अपने ही धर्म के लोगों के बीच में वर्ण व्यवस्था से पक्षपात करता है, उनका तिरस्कार करता है, उनको उत्पीड़ित करता है? वैसा कैसे धर्म हो सकता है? तो धर्म है या ब्राह्मणिज्म है? ये फ़र्क हमने जानना बहुत ज़रूरी है कि जब वो लोग सनातन धर्म की बात करते हैं तो वो ब्राह्मण वर्चस्ववादी समाज व्यवस्था की बात करते हैं। ये जो फ़र्क है ना, ये हमने समझना बंद कर दिया है। इसीलिए ये सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं कि सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, हिंदुत्व क्या है, और ब्राह्मण वर्चस्ववादी समाज व्यवस्था क्या है। ये जो सब जानते हैं, इन लोगों ने बहुत चतुरता से, क्लेवरली इन लोगों ने उन सारी चीज़ों को एकत्र करके एक हिंदुत्व हमको दिखाना शुरू किया। लेकिन हमने समझना चाहिए कि वो हिंदुत्व के मायने क्या क्या है सारे, जिसमें स्त्रियों का स्थान। अब देखो उनके नेताओं का स्त्रियों के बारे में जो कथन होता है वो क्या है, वो वापस वही करना चाहते हैं कि जो पहले ज़माने में हुआ करता था ना, कि औरत का और गाय में कोई फ़र्क नहीं, जिसके कुंठे पे बांध दो उसकी होके रह जाती है। वही वो करवाना चाहते हैं, वही उनका आदर्श। इसीलिए अगर कहीं रेप होता है तो वो पूछेंगे कि इतनी देर शाम को क्यों अकेली घूमती थी, अगर अकेली घूमेंगी तो रेप हो जाएगा उसका, या कपड़ा ऐसा क्यों पहना था, या कपड़ा इतना क्यों नहीं पहना था। जैसे कि औरत अगर इनमें से कोई भी चीज़ करे तो मर्द का अधिकार बन जाता है उसका बलात्कार करना। जो ये समाज व्यवस्था है, ये हिंदुत्व में क्या क्या चीज़ें आने वाली है, ये समाज को समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, आपने जो अभी तक बात की सर, उसमें से दो चीज़ों को मैं एक साथ जोड़कर आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने नथुराम गोडसे का जिक्र किया। आमतौर पर 2 अक्टूबर हो या फिर 30 जनवरी हो, सोशल मीडिया पर जानबूझकर नथुराम गोडसे को ट्रेंड कराया जाता है। दूसरी बात आपने कही कि जब कोई कुछ कहता है तो आपको गुस्सा आता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में जब हम बात करते हैं तो अहिंसा की बात करते हैं, बाकी बातें करते हैं। तो इस सब में जब इस तरह के बयान आते हैं, या फिर अब मैं एक लिस्ट, अगर मैं बताना नहीं चाहता था, करिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता था, लेकिन यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह जो हैं वो उन्हें देश का सपूत कहते हैं गोडसे को। फॉर्मर उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र रावत, वो गोडसे को एक पेट्रियट बुलाते हैं। साध्वी प्रज्ञा तो खुद उनको जो प्रधानमंत्री दिल से माफ नहीं कर रहे थे, वो तो इन्हें सच्चा देशभक्त बोलती हैं। गोडसे ट्विटर पर ट्रेंड होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखकर आपको गुस्सा आता है? आप तभी क्या सोचते हैं, या फिर किस तरह से आप इसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ इसे ट्रेंड करवाना या इसके बारे में बात करना, ये बार बार कहीं ना कहीं यही बता रहे हैं कि जो हम चाहते हैं वैसा ही होगा, और जो महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं उनको एक तरीके से चिढ़ाना हो जाता है। ये उनकी एक चालबाजी है कि मेरे जैसे लोगों को बांधे रखना, हर रोज़ एक नई बापू के खिलाफ की मुहिम छेड़ देना, कि ताकि जो अहम प्रश्न है उसके ऊपर मैं ध्यान ना दूँ, और मेरा ध्यान पूरी तरफ मैं जैसे गांधी के बचाव पक्ष का वकील बन के रह जाऊँ, और मुल्क के बारे में मैं कोई बात ना करूँ। तो जब वक्त आएगा तब ये मेरे पे लांछन लगाया जाएगा कि इसको तो मुल्क की पड़ी नहीं है, क्या कौन से मुल्क की बात करता है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है उनकी। मुझे गुस्सा आता है, मैं सामान्य इंसान हूँ, मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा तो बापू को भी आता था। उनकी अहिंसा का ये मतलब नहीं था कि गुस्सा ना आए।
पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पे ट्रेन में से फेंक देने पर गुस्सा नहीं आया होता तो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह नहीं करते हो। वो चुपचाप अपनी बैग पैक करके हिंदुस्तान वापस लौट आते कि भाई वहाँ नहीं रह सकते हम, मैं आ जाता हूँ। गुस्सा आया इसलिए वो सिस्टम चेंज करने की नीयत आई। तो ऐसा कहना ये सही नहीं होगा कि अगर गांधीयन है तो गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। गुस्सा तो आना चाहिए, पर उस गुस्से का उपयोग कैसे करते हो वो महत्वपूर्ण है। वो गुस्से का उपयोग ऐसे गलिच्छ लोगों के साथ गाली गलौज करके करते हो या उनको नज़रअंदाज करके जो सत्य है उसके बारे में बात करके लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हो, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। और यहाँ पर दर्शकों को ये भी बताना ज़रूरी है कि ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आप खुद कर रहे हैं और उसके लिए भी आपको कई जगहों पर सताया जाता है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। 9 अगस्त को क्विट इंडिया के दिन आपको यहीं पर डिटेन कर लिया गया, आपको जाने नहीं दिया गया था। फिर आपने एक वो मनोहर भिड़े हैं जिसे कोई संभाजी भिड़े कहता है, कोई भिड़े गुरुजी कहते हैं, जिनको प्रधानमंत्री मोदी पैर पड़ चुके हैं, वो अनाप शनाप कहते हैं, तब आप उनके खिलाफ भी कोर्ट गए हुए हैं। मुजफ्फरनगर में जो सारी चीज़ें हुई, जिस तरह से एक दूसरे धर्म के बच्चे को दूसरे धर्म के बच्चे से टीचर पिटवा रही थी, उसके खिलाफ भी आप अदालत गए थे। तो फिर ये सारी चीज़ें जब होती हैं सर, तो आप CA-NRC में भी आप इन्वॉल्व रह चुके हैं। जो महाराष्ट्र में हमने देखा सकल हिंदू समाज या बाकी सारे लव जिहाद के खिलाफ जो मोर्चा निकाले गए, उसकी बातें भी आप करते हैं। तो क्या इसका प्रभाव तुषार गांधी पर पड़ता है? क्योंकि 2020 में जब तुषार गांधी पुणे के कॉलेज में जाते हैं तो एन मौके पर उन्हें कह दिया जाता है कि आप ना हैं। और ये वही देश है या तुषार गांधी महात्मा गांधी के पर पोते हैं और उनके लिए अगर उनके ही विचारधारा को आगे ले जाने के लिए अगर एक कॉलेज उन्हें कहता है कि आप ना हैं, तो आप किस तरह से? नहीं, ये होना बहुत स्वाभाविक है। ये होना बहुत स्वाभाविक है क्योंकि आखिर में देखिए आज हम भले अपने आप को लोकशाही समझे, लेकिन हम एक सरमुखत्यारी में जी रहे हैं। क्योंकि कई बार मुझे मना करने पर, कई बार मुझे ये कहने पर कि सर ज़रा संभाल के बात करिएगा, कई बार जिस टॉपिक पे बात करनी होती है वो एन वक्त पर नहीं सर ये मत बोलिए, ये बोलिए, कहने के बाद वो लोग मुझे कहते हैं कि सर देखिए तकलीफ़ हो जाएगी, UGC का मामला है, ग्रांट बंद हो जाएगी, ये वो। तो ये सारे जो मैकेनिज़म्स को एक तरीके से एक टूल ऑफ इंटिमिडेशन बना दिया है इस सरकार ने, उसके कारण परेशानी तो होगी। अब 9 अगस्त को, और 9 अगस्त को जब हम तो हमेशा करते हैं ये, पहले जब हम पुलिस के पास जाते थे तो वो हंसते थे हम पर, बोलते थे आप क्यों परमिशन लेने आते हो, हम जानते हैं कि आप 50 लोग चलोगे, शांति से चलोगे, शिस्त से चलोगे, रास्ता भी नहीं अटकाओगे, आप तो रास्ते के किनारे से चल के चले जाते हो, जाओ करो आपको जो करना है। ये पुलिस का एटीट्यूड था हमारे साथ। अचानक इस 9 अगस्त को उनको हमसे खतरा लगने लगा, तो उन्होंने 99 साल के जीजी परीख को भी ये कह के रोक दिया कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खतरा है। 99 साल के जीजी परीख जो आज बम्बई के सीनियर, सबसे उम्र में सीनियर फ्रीडम फाइटर हयात हैं, जिनकी अगले महीने में शताब्दी पूरी होगी, उनको भी चौपाटी पर उनकी गाड़ी में से उतरने नहीं दिया गया और कहा कि आप सीधे घर चले जाओ वापस। अब इतनी, ये देखिए, ये दिखाता है कि गांधी का डर इन लोगों में कितना है। सत्ता है, सत्ता के सारे साधन उनके हाथों में है, लेकिन गांधी के नाम से डर लगता है। कहीं 9 अगस्त को गांधी की आत्मा वापस जिंदा ना कर दें ये लोग, कहीं 9 अगस्त को अगस्त क्रांति मैदान से अंग्रेज़ों को चले जाओ कहा था, हमको चले जाओ ना कहते। ये जो डर है ना, उसी में से जो आपने पहले कहा कि 2 अक्टूबर को गोडसे ट्रेंड होगा, गांधी को गाली देना ट्रेंड होगा, ये सब इसलिए किया जाता है कि कहीं वो 2 अगस्त वापस पैदा ना हो जाए यहाँ और हमारे सर का दर्द ना बन जाए। ये डर जो उनके अंदर है ना, ये बेसिकली आप लोग समझिए, ये लोग डरपोक लोग हैं, डरते हैं बहुत। और ये जो पूरी घृणा और ये सब जो उनका एग्रेसिव दिखावा है, वो डर के मारे हैं। उनका अहिंसा की ताकत को वो भली भांति
पहचानते हैं आज भी। और इसीलिए कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से ये जो स्पिरिट है, ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो बिलीफ है, वो पुनर्जीवित ना हो जाए कहीं से। सर लेकिन आप जब देखते हैं तो आपको किस तरह से लगता है कि अपने ही देश में सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में जाना पड़ रहा है, लोगों को महीनों बैठना पड़ रहा है और उनके बारे में क्या क्या चीज़ें कही गई। किसान जब जाते हैं तब उनको खलिस्तानी कहा जाता है। बिल्कुल। एक शिक्षक एक मुस्लिम बच्चे को मारने के लिए एक हिंदू बच्चे को कहती है कि तुम जाकर मारो। फिर मुंबई की बात आपने जो की जी, यहाँ पर हिंदू सकल समाज की ओर से इतने सारे रैलीज निकाले जाते हैं। आज ही हम पढ़ रहे थे एक हिंदुत्व वॉच करके जो एक वेबसाइट है, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो हिंदू मुस्लिम के बीच में या फिर ये जो कम्युनल वायलेंस है महाराष्ट्र में इतने कभी नहीं थे जितने अभी बढ़े। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर ये सारी चीज़ों को देखते हैं तो महात्मा गांधी जिस चीज़ के लिए बापू जीवन भर लड़े और जो चीज़ें हो रही हैं, तो फिर क्या किया जाए, इसके आगे का रास्ता क्या है? क्योंकि ये लोग तो सत्ता में आ गए हैं जो बापू को नहीं मानते थे और धीरे धीरे बापू की विचारधारा को, क्या आपको नहीं लगता है कि ये खत्म करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो बापू को मानते हैं वो इस विचारधारा को आगे और कैसे ले जाएं? देखिए, ये हमें कबूल करना पड़ेगा कि जो मुहिम उन्होंने बापू की हत्या करवाने के बाद छेड़ी थी, उसमें उनको शायद उन्होंने अपेक्षित की थी उससे भी ज़्यादा सफलता मिली है। शायद उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि 75 साल के अंदर गांधी के बारे में हम इतना द्वेष फैला देंगे कि एक मेजॉरिटी ऐसी होगी जो गांधी को मानती नहीं है और उससे घृणा करती है। उसमें हमारी निष्फलता, जो मैंने कहा कि हम लोग, मेरे जैसे जो गांधी जन हैं, उनकी निष्फलता भी है कि हमने कोशिश नहीं की जितनी चाहिए थी उतनी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम संग्राम छोड़ के भाग जाएं, वो नहीं हो सकता। आखिरी इंसान जब तक खड़ा है तब तक ये लड़ाई तो लड़नी ही होगी। विचारों की लड़ाई है, ये शस्त्रों की लड़ाई नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है। और विचारों की लड़ाई में 56 इंच की छाती नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए होता है। और जनरली 56 इंच की छाती वालों में दिमाग कम दिखता है। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो सब होते हैं, उनको लगता है कि वो उनका 1.5 किलो का हाथ या क्या 2.5 किलो का हाथ वही सब चीज़ बदल सकता है। लेकिन 2.5 आउंस का दिमाग वो 2.5 किलो के हथौड़े हाथ से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ये लड़ाई हमको विचारों से लड़नी पड़ेगी और ये हम करते रहेंगे। दूसरा जो ये है कि इसमें, जैसे मैंने धर्म में कहा कि हिंदू और हिंदुत्व में फ़र्क है, वैसा ही इस लड़ाई में एक लड़ाई है जो पॉलिटिकल है, जो पॉलिटिक्स से लड़नी पड़ेगी, पॉलिटिकल पार्टियों के साथ लड़नी पड़ेगी, जो इलेक्शन में उसका संग्राम इलेक्शन में होगा। पर उससे भी बड़ी लड़ाई हमें समाज में लड़नी पड़ेगी। जो ये घृणा का विष आज हमारे अंदर इतनी गहराई तक उन्होंने फैला दिया है, उस विष को निकालने में, उस विष को ख़त्म करने में बहुत वक्त निकल जाएगा। और उसके लिए एक सामाजिक लड़ाई हमें लड़ते रहना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई चुनाव आया, चलो कैंपेन करो, हो गया चुनाव, उसके बाद 5 साल बैठे रहो। ये शायद हमें, जैसे उन्होंने 75 साल अपनी स्ट्रैटेजी ये करते रहे, वो इम्प्लीमेंट करते रहे, वैसे शायद उनसे राहत की जो लड़ाई है वो भी उतनी लंबी लड़ने की शक्ति और एक दृष्टि हमको लानी पड़ेगी। ये आसान नहीं होने वाला है। क्या आप मानते हैं कि ये घृणा लोगों में बहुत पहले से थी? जैसे कि आपने पहले कहा कि तभी की सरकारें या तभी वो लोग थे जो महात्मा गांधी को इतना मानते थे, इसलिए घृणा बाहर नहीं आई। अब ये लोगों को पता है कि जो सत्ता में है ये वही लोग हैं जो इनके हैं और इसलिए अब ये खुलकर विरोध करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, घृणा हमारे अंदर, जो वैमनस्य था, वो हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। उसका परिणाम हमने देखा 1946 से लेके, जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे करवाया बंगाल में, कलकत्ता में नरसंहार की शुरुआत जो हुई, वहाँ से जो हिंसा का चक्र चलता रहा। कलकत्ता जला, कलकत्ता में नरसंहार हुआ, फिर नोआखली जला, नोआखली में नरसंहार हुआ, बिहार जला, बिहार में नरसंहार करवाया गया।
ये चक्र चलता रहा और तभी बापू को भी ये एहसास हो गया था कि जो मुझे विश्वास था कि मेरे लोग अहिंसक शांति प्रिय है, शायद वो मेरा गलत एहसास था। और इसलिए उन्होंने उस दिन के बाद, देखिए अगर आप देखें तो 46-47 तक के गांधी और 47 के बाद के गांधी, उसमें फ़र्क आपको दिखाई देगा। 46 तक बापू हमेशा ये दावा करते रहते थे कि मैं 125 साल जीने वाला हूँ, और 46 के बाद नोआखली में गया हुआ गांधी, उसने वो कहना बंद कर दिया था। उसने ये कहना शुरू कर दिया था कि अगर मेरा देश इस दिशा में जाने वाला है तो मुझे एक और साल भी जीना गवारा नहीं है। और वो आखिरी दिनों के उनके राइटिंग्स आप पढ़ें तो उनको ये एहसास हो गया था कि जो मुझे एक भरोसा था मेरे लोगों के लिए, वो गलत था। और आप देखिए, ये मैं कोई हवा की बात नहीं करता हूँ, उस वक्त जो घृणा का पागलपन हमारे देश में फैल चुका था, उसको सिर्फ एक ही वारदात रोक पाई थी, और वो थी गांधी का मृत्यु, गांधी की हत्या। जो गांधी की हत्या का सदमा लगा इस मुल्क को उस वक्त, उसके कारण 4 दशकों तक वो मुल्क संभला रहा। और बापू को मारने वाली जो एक विचारधारा थी, उसे अपने घरों में बंद होकर रहना पड़ा था। वो रास्ते पे भी आने से झिझकते थे। आप देखें तो करीबन 70 के दशक तक आपको रास्ते में उनकी पीली चड्डियाँ और काली टोपियाँ दिखती नहीं थी उतनी आसानी से। शाखा में जाना पड़ता था, और वो भी शाखा में पहुँच के कपड़े बदलते थे। आज अगर आप देखें तो रास्ते पर घूमते हैं वो यूनिफॉर्म में, और वो स्वीकृति समाज में नहीं थी, क्योंकि गांधी की हत्या का सदमा तब भी जिंदा था। आज हमारे बदनसीबी ये है कि वैसी कुर्बानी देने वाला गांधी हमारे बीच नहीं है, और इसलिए इनके खिलाफ की लड़ाई और जटिल और कठिन हो गई है। लेकिन करना तो पड़ेगा। अगर हमने जिस सपनों के भारत की पूजा की है, हमने हमेशा जिस भारत माँ को हमने पूजा है, उस भारत माँ को जिंदा अगर रखना है तो हम हार नहीं मान सकते। ये आपने 2 या 3 बार कहा कि हमें लड़ना पड़ेगा, ये बात सही है सर, लेकिन जब सिस्टमैटिकली अगर लोग कुछ करेंगे तो उसका क्या किया जाए? मैं इसका भी एग्जांपल दर्शकों को देना चाहता हूँ। एनसीईआरटी किताबों से महात्मा गांधी के ऐसे कई सारे किस्से हैं या कई सारी चीज़ें हैं जिसे निकाला गया। मसलन के तौर पर बताऊँ, जो उसमें लिखा गया था कि गांधी वॉज डिसलाइक्ड बाई दोज हु वॉन्टेड हिंदूज टू टेक रिवेंज और हु वॉन्टेड इंडिया टू बिकम अ कंट्री फॉर हिंदूज। ये बात उन्होंने निकाल दिया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी परस्यूट ऑफ महात्मा गांधी प्रोवोक्ड हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, ये बात उन्होंने निकाल दिया। इस तरह से एनसीईआरटी से किताबों से चीज़ों को निकालना हो, या फिर साबरमती आश्रम को अब एक वर्ल्ड क्लास मेमोरियल बनाने की बात करें, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो वाकई वर्ल्ड क्लास मेमोरियल बनाना चाहते हैं, या पूरा जो पर्सपेक्टिव है उसे बदलना चाहते हैं? देखिए, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मोदी ने ऑल्टरनेटिव गांधी मेमोरियल बनाने की कोशिश नहीं की। जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, तो गांधीनगर के जो सचिवालय कॉम्प्लेक्स है, उसी के बगल में उन्होंने महात्मा मंदिर बनवाया, और एकदम टेक्नोलॉजी और वो सब इस्तेमाल करके एक अद्यतन म्यूज़ियम उन्होंने बनाया। लेकिन 15 साल तक उसकी पब्लिसिटी कर के थक गए। लेकिन अहमदाबाद जाने वाला जो ये था अपना टूरिस्ट होता था, जो विजिटर होता था, वो साबरमती आश्रम ही जाता था। महात्मा मंदिर बहुत कम लोग जाते थे। खुद मोदी, जिसने वो महात्मा मंदिर बनवाया, उसको ट्रंप को साबरमती आश्रम लाना पड़ता है, स्की को साबरमती आश्रम लाना पड़ता है, जापान के पूर्व मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को साबरमती आश्रम लाना पड़ता है। महात्मा मंदिर ले जाता तो वो बोलते ये कहाँ ले आए। तो ये उनकी मजबूरी देखिए। वो हमेशा हमको ताना मारते थे, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, लेकिन असली में महात्मा गांधी उनकी मजबूरी है। उनको पसंद भी नहीं आता और उसके बगैर रह भी नहीं पाते। बेचारा प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाता है तो विदेशी लोगों में अपनी साख जमाने के लिए उसको गांधी की प्रतिमा ढूंढनी पड़ती है कि जिसको फूलहार चढ़ा के एक तस्वीर खिंचवाए अपनी। पर देश में तो
ये आपने जो लिस्ट पूरा पढ़वाया, जो गालियां देते हैं संघ परिवार के नेता, उन सब के बीच में ही बैठे रहते हैं वो। जो औरत ने मेरठ में बापू की प्रतिमा पे गोलियां चलाई थी और मिठाइयाँ बांटी थी अपने पराक्रम के उजवनी के स्वरूप में, आज 3 साल हो गए, 4 साल हुए उस वाक़े को, उसके ऊपर कोई कार्रवाई, तब बातें बहुत हुई थी कि कार्रवाई होगी, कुछ नहीं हुआ है। वही चीज़ आपने वो मनोहर भिड़े का दृष्टांत दिया। मनोहर भिड़े का जब हुआ, प्रधानमंत्री तो चुप्पी साधे बैठे, अब उनके दिल को चोट भी नहीं लगती। जब जैसे प्रज्ञा ठाकुर के बात में उनको बहुत गहरी चोट लगी थी, ऐसा उन्होंने बयान किया था, अब तो वो भी नहीं लगता। भिड़े ने बापू की माँ का अपमान किया और बापू के माँ के स्वरूप में उसने पूरी नारी जाति का अपमान किया है कि नारी क्या होती है, कि उसका मर्द अगर कोई गुनाह कर दे तो उसकी सज़ा नारी को दी जा सकती है। वो जो पूरा उन्होंने दृष्टांत दिया था, वो ये विचारधारा को का प्रचार कर रहे थे कि मैं कोई गुनाह कर दूं तो मेरी बीवी को कोई भी उठा ले जा सकता है, अपनी पत्नी के रूप में रख सकता है, होस्टेज बना सकता है, उसमें बलात्कार भी कर सकता है। ये आइडियोलॉजी वो लोग नॉर्मलाइज करने के लिए कर रहे। ऐसी बात करने वाला आदमी और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाला प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए। आज इस वाक़े को 3 महीने हुए हैं, नरेंद्र मोदी ने एक शब्द भी उसके लिए नहीं बोला। यहाँ के मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर ने जब विधानसभा में शोर बकोर हुआ तो आके कहा कि हम ये सह नहीं लेंगे और हम वाजिब कार्रवाई करेंगे। उसको भी 2-2.5 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ है। मैंने और कुछ पूना के गांधीजनों ने मिलकर डेक्कन पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की, जिसमें सारे जो गुनाह हुए हैं उस वाक़े में उसको लिस्ट करके दिया गया। उसको 2 महीने होने आए, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आखिर में हमको जाना पड़ा है कोर्ट में। अब कोर्ट में जाकर ये हमारे पास सहूलियत है कि वरिष्ठ कोर्ट तक हम ले जा सकते हैं इन चीज़ों को, पर जो नॉर्मली होना चाहिए था वो ये करने नहीं देते। तो हमें तो लड़ना ही होगा, और हम क्योंकि संविधान को मानते हैं, हम न्याय व्यवस्था को मानते हैं, इसलिए हमें उसी रास्ते से जाना होगा, चाहे उसमें देर क्यों ना हो जाए। बिल्कुल, दर्शकों को यहाँ पर ये याद रखना चाहिए कि जब ये नेता विदेश जाते हैं तो वहाँ पर तो जाकर ये नहीं कहते हैं वी कम फ्रॉम द लैंड ऑफ सावरकर और गोलवलकर, तब तो वहाँ पर जाकर इनकी मजबूरी भी है कि उनको कहना भी पड़ता है कि वी कम फ्रॉम द लैंड ऑफ गांधी। लेकिन करनी और कथनी का फर्क इतना साफ होता है कि महात्मा गांधी के देश में उनके खिलाफ बोलने वाले शख्स की तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी उनके पैर पड़ते हैं, मुख्यमंत्री कई सारी चीज़ें कहते हैं लेकिन वो उनसे मुलाकात करते हैं, ना कोई कुछ कार्रवाई किया जाता है। जब महात्मा गांधी के पर पोते को अगर मामला दर्ज करना पड़ता है तो वो भी से नहीं हो पाता। ये वही गांधी का देश है क्या? इस पर विचार करने की ज़रूरत है सर। अब देखिए, ये बात अभी आपने मुजफ्फरनगर का जिक्र किया, तो कल मुजफ्फरनगर का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा था। तो उत्तर प्रदेश के जो वकील थे उन्होंने शिकायत की कि ये तुषार गांधी को आदत पड़ गई है कि जब भी कोर्ट में आते हैं तो मैं महात्मा गांधी का परपोता हूँ, ये प्लेकार्ड लेके आते हैं और ये अपनी उस पहचान का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। उनको ये कितना खटकता है। अब स्वाभाविक है, मैं कहीं भी चला जाऊं तो मैं तुषार गांधी बाद में लोग पहचानते हैं, गांधी का परपोता पहले पहचानते हैं मुझे। तो ये उनको खटकता ये नहीं है कि मैं परपोता हूँ गांधी का, पर खटकता है ये कि गांधी को क्यों लेके आया कोर्ट में, अब गांधी के खिलाफ हम कैसे खड़े हो जाएंगे करके। तो ये जो उनकी फितरत है उसे समझना बहुत ज़रूरी है हमने, कि कैसे क्यों उनको ये जो कैंपेन पूरा उन्होंने चलाया है वो क्यों चला रहे हैं वो। क्योंकि आपने ठीक कहा कि गांधी उनकी मजबूरी बन गए, जबकि उनकी फितरत नथुराम की है। गांधी उनकी मजबूरी हो गई क्योंकि गांधी के सिवा दुनिया भर में कहीं उनका कुछ चलता नहीं है।
G20 के भी जितना है उन्हें हाँ, लेके तो जाना पड़ा वहीं पर, बिल्कुल वहीं ले संघ जाना परिवार पड़ा में, या बिल्कुल। नागपुर नहीं लेके गए। ना नागपुर ले गए, ना लाला दीनदयाल की प्रतिमा जो बनाई है उस पे ले गए, क्योंकि उसके साथ एक मैनुअल देना पड़ता कि ये कौन है, पहचानो उनको। राजघाट पे किसी को बताना नहीं पड़ता कि ये क्या है करके। अब क्या किया जाए, वो हमने उनकी तरस खानी चाहिए सर। लेकिन एक सिस्टम में तो चले गए ना, यानी एक तो लोकसभा में हमने कभी नहीं सोचा था कि एक टेरर अक्यूज जो नथुराम गोडसे के बारे में खुलकर बात करे, जिस पर गंभीर आरोप हो, भले प्रधानमंत्री कहें कि वो दिल से माफ़ नहीं करते हैं, लेकिन एक टेरर अक्यूज जिसे हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, ये अभी नए संसद की बात कर रहे हैं, उसमें भी हमने देखा कि किस तरह से माइनॉरिटी के एमपी से किस अभद्र भाषा में बात की जाती है। लेकिन धीरे धीरे तो ये अपनी चीज़ों को लोगों पर लाद रहे हैं, थोप रहे हैं, या अभी एक जो हमारे जनरेशन के लोग होंगे उनको तो लगेगा यही नॉर्मलसी है, दिस इज द न्यू नॉर्मल। बिल्कुल, वो कोशिश भी ये है कि हमारा जो एक स्वाभाविक व्यवहार है उसको बदल दे, क्योंकि अगर वो बदल जाता है तो फिर विचार बदलने में तकलीफ नहीं होगी। अगर विचार और स्वभाव में अंतर हो तो वो विचार थोपना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल गेम खेली जा रही है हमारे सबके साथ। ये हमने समझना बहुत ज़रूरी है कि वो सिर्फ प्रचार नहीं करते, वो साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं। वो जो हमारी अंदर की कमज़ोरियां हैं उनको भी एक्सप्लॉइट कैसे किया जाए, वो सब वो लोग कोशिश करते रहते हैं। और इसका एक आपकी बात को आगे लेकर जाते हुए दर्शकों को कुछ एग्जांपल देता हूँ हिंदू मुस्लिम को लेकर। 2017 में देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर कब्रिस्तान के लिए ज़मीन देना होगा तो शमशान के लिए भी देना होगा। 2019 में वापस प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जो वायलेंस करते हैं उनको आप उनके कपड़ों से पहचान सकते हैं, और बाद में ये विदेश में जाकर मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। 2019 में उत्तर प्रदेश के जो अजय सिंह बिष्ट, जिसे योगी आदित्यनाथ कहा जाता है, उन्होंने अली वर्सेस बजरंगबली किया। 2022 में उन्होंने 80% वर्सेस 20% किया। आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि जो महंगाई बढ़ी है वो मियाँ मुस्लिम की वजह से बढ़ी है, और महाराष्ट्र में सावरकर गौरव यात्रा निकाली जाती है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर सावरकर गौरव यात्रा निकालना, या फिर जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो अपने डीपी को बदलकर सावरकर की डीपी रखते हैं, और फिर वो 2 अक्टूबर को आकर महात्मा गांधी की भी बात करते हैं, तो या तो इन्होंने ना सही से सावरकर को पढ़ा होगा सर, या तो ना सही से गांधी को पढ़ा होगा। ये बेचारों की हमने उनके ऊपर तरस खाना चाहिए कि बेचारे, एक मुहावरा था ना, धोबी का कुत्ता कुछ घर का भी नहीं घाट का भी नहीं। ये बेचारे ना नथुराम के हो सकते हैं, ना सावरकर के हो सकते हैं, ना गांधी के हो सकते हैं। हर चीज़ में उनको अपना फ़ायदा देख के ही उसको अपनाना पड़ता है। कब सावरकर से फ़ायदा होगा तो डीपी सावरकर की, कब गांधी से फ़ायदा होगा तो उसकी प्रतिमा को हार, कभी नथुराम से फ़ायदा होगा तो नथुराम देशभक्त। अब ये देखिए कि ऐसी विपरीत स्टैंड्स लेते रहना बेशर्मी से कितना तकलीफ दे होता होगा। कहीं ना कहीं तो आत्मा होगी ना उनकी, कहीं ना कहीं तो वो डंकता होगा। मुझे तरस आता है उनका। देखिए, आत्मा के बगैर तो इंसान नहीं बन सकता। बापू ने ही कहा था कि हम सब के अंदर एक राक्षस भी है और एक भगवान भी है। तो मैं भी जानता हूँ कि मेरे अंदर एक राक्षस है, लेकिन मैं वो बनता हूँ जिसको मैं हावी होने देता हूँ। अब वो बेचारे राक्षसी वृत्ति के हैं तो राक्षस बनते रहते हैं वो लोग। पर कहीं ना कहीं तो आत्मा कितनी भी कुचली हुई, दबी हुई, क्षीण हुई होगी, तो कहीं ना कहीं तो डंकती होगी, कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो उनकी नींद हराम होती होगी। सर, सावरकर का क्योंकि मुद्दा निकाला, मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ, इस कंपैरिजन को आप कैसे देखते हैं कि महात्मा गांधी और सावरकर को, इनकी कोशिश तो है कम से कम कि एक लेवल पर लाने की, और इसके लिए भी एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। जून 2022 में नेशनल मेमोरियल एंड म्यूजियम, जो महात्मा गांधी के लिए डेडिकेटेड है, उन्होंने एक स्पेशल एडिशन निकाला था। एक मैगजीन है उनका, अंतिम जन, और वो एडिशन महात्मा गांधी का है, लेकिन उसमें जो फ्रंट पेज पे, कवर पेज पर हैं, वहाँ पर सावरकर थे। आपने शायद तभी भी उसका विरोध किया था और उसके भी खिलाफ आपने कहा था। तो ये जो इनका नैरेटिव है, सावरकर और गांधी को एक लेवल पर लाना, इसे आप किस तरह से देखते? ये उनकी बहुत पहले से ये फितरत थी, क्योंकि उनके पास कोई आइकॉन नहीं है जो गांधी क्या उस ज़माने के जो सामान्य हमारे जो सत्याग्रही थे उनके लेवल तक का भी किसी को बता सके, वैसे उनके पास कोई है नहीं।
तो उनको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, ये स्वाभाविक है। अब हमने ये मानना बहुत ज़रूरी था कि एक काल में सावरकर क्रांतिकारी थे, एक काल में, एक वक्त में वो क्रांतिकारी थे, पर किसी भी व्यक्ति को उनके जीवन के आखिर में वो क्या करते हैं उसके ऊपर से जज किया जाता है। तो काला पानी के बाद काला पानी से छूटने के लिए वो अंग्रेज़ों के वफ़ादार बन के गए, उन्हें अंग्रेज़ों को वफ़ादारी का वचन दिया, उनसे मुआवजा लिया और ऐसे ज़िंदगी जी, और उसके बाद उन्होंने कभी भी अपनी स्वतंत्रता के लिए कोई भी कोशिश नहीं की। अब बेचारों को तोड़ मरोड़ के वो दिखाना पड़ता है कि वो जो सब भी कर रहे थे वो स्वतंत्रता के लिए ही कर रहे थे, लेकिन अगर सही में देखा जाए तो उनकी एक भी लिखान, उनका एक भी प्रवचन उसमें स्वतंत्रता को लेकर कोई बात उन्होंने की हो, वो कितनी भी पावरफुल माइक्रोस्कोप से ढूंढो मिलने वाली नहीं है। तो 2 महीने ही काला पानी में थे जब उन्होंने पहला, बिल्कुल, और वो भी उनको जस्टिफाई करने को लिए ये कहना पड़ता है कि गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से खत लिख के कहा था कि आप मर्सी पिटिशन करो। उस जमाने में दक्षिण अफ्रीका से बापू का खत काला पानी तक पहुंचा दिया उन्होंने। सर अब आगे अगर बढ़ें, क्योंकि हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात की, तो एक सवाल, आप अभी इस देश के यूथ को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मैं जब इंस्टाग्राम देखता हूँ, फेसबुक देखता हूँ, कई सारे रील्स जो महात्मा गांधी के खिलाफ आजकल बनने लग गए हैं, मीम्स बनने लग गए हैं कई जगहों पर, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है या यंग जनरेशन, शायद वो इतने पढ़ते नहीं है, सारी चीज़ें मौजूद होने के बावजूद आसानी से लोग कह देते हैं, जो फॉर्स्ड फोटोग्राफ है कि महात्मा गांधी को कभी वुमनाइजर बना दिया जाता है, कभी जो दूसरा शख्स है जो महात्मा गांधी बनकर डांस कर रहा है उसमें बताया जाता है कि महात्मा गांधी खुद डांस कर रहे हैं। क्या आपको हमारी पीढ़ी से, आने वाली पीढ़ी से कुछ उम्मीदें हैं कि वो पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, या चीज़ें आप किस तरफ आगे जाते हुए देख रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कहूँगा कि पूरा जनरेशन बेकार हो गया है या पूरा जनरेशन से अब कोई आशा नहीं की जाती सकती, क्योंकि मैं ऐसे जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स से के पक्ष में नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके जनरेशन, आपसे यंगर जनरेशन में लोग हैं जो अभी भी पढ़ते हैं, अपने लिए पहचानते हैं, जानते हैं, सत्य के शोध करने के लिए तत्पर होते हैं। हाँ, आज हमें ये हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो व्हाट्सएप जनरेशन कहा जाता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बच्चे जिनको कहा जाता है, वो ज़्यादा प्रमाण में दिख रहा है, क्योंकि एक हमने समझना चाहिए कि जो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है हमारे मुल्क में, उसे इतनी बेवजह बना दी गई है कि उसमें से निकलने वाले बच्चे के पास सिर्फ रिज़ल्ट होता है, 10वीं 12वीं का रिज़ल्ट होता है, उससे जो उसके दिमाग की डेवलपमेंट होनी चाहिए होती है वो किंडरगार्टन के लेवल की ही रह जाती है, वो बढ़ती ही नहीं है कभी। तो उसके ऊपर जो सत्य के संस्कार है, सत्य की पहचान है, सत्य की जो खोज की वृत्ति है, वो पैदा करने में टाइम लगेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो है, और दूसरा ये है कि ये जो पीढ़ी है वो 2 मिनट संस्कृति वाली है। भूख लगे तो 2 मिनट नूडल, अगर कुछ जानना हो तो 2 मिनट का व्हाट्सएप संदेशा फॉरवर्ड, अगर कुछ करना है तो 2 मिनट का मीम, वो सब आप देखिए वो सब सीमित होते हैं 2 मिनट 2 सेकंड 20 सेकंड के बीच में। तो एक आदत बना दी गई कि लाइफ इज़ अबाउट 2 मिनट्स, उससे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, करना नहीं, बाकी अपना करियर बनाओ, वो बनाओ। तो ये जो है वो हमको मेजॉरिटी में दिखता है, पर उसका मतलब ये नहीं होता है कि सारे के सारे वैसे हो गए। तो आशा है कि हम धीरे धीरे वो बदलाव ला सकेंगे। ये लोग भी धीरे धीरे कामयाब हुए हैं। हमने ये नहीं सोच लेना चाहिए कि 2024 में अगर मोदी को हरा दिया तो सब बदल जाएगा, वो नहीं बदलने वाला है। उसको बदलने के लिए बहुत वक्त का संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसी बात पर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने किस तरह से सारी चीज़ों पर बात की, और इससे कोशिश जो थी वो ये थी बताने की कि बापू सिर्फ एक शख्स नहीं, एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा जो थी वो आज भी किस तरह से जीवित है कि उनके ना रहते हुए भी, ना चाहते हुए भी, उनके पास और कोई चारा नहीं है कि बापू का
नाम वो उनको हर जगह पर लेना ही पड़ता है। और इसलिए हमें लगा कि 2 अक्टूबर को अगर कुछ बात करनी है तो बापू के बारे में बात करनी चाहिए विद द प्रिज्म ऑफ 2023। और वो सारी बातें सर आपने बहुत समय दिया हमें, और ख़ास तौर पर युवा पीढ़ी के लिए भी ये ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ें और वो 2 मिनट जनरेशन से आगे बढ़ते हुए गहराई में जाएं, ताकि वाकई पता चले कि क्या हुआ था, इतिहास क्या है, और व्हाट्सएप फॉरवर्ड से बचें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, अगर आपको लगा कि चीज़ें समझ में आई या कुछ नई बात पता चली तो आप इससे भी हमें बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या और हमें बात करनी चाहिए थी। कोशिश यही है कि जिन विचारधारा से ये देश बना है उस विचारों को एक बार फिर से 2 मिनट के लिए नहीं बल्कि इस तरह से बैठकर आराम से खुलकर अपनी बातों को रखा जाए। इसलिए हम सोशल मीडिया पर आए हैं। तो जहाँ पर सोशल मीडिया का बुरा उपयोग हो रहा है वहाँ पर उसका जो सही उपयोग है वो करने की कोशिश हम इस वीडियो से कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।